नमस्कार, जय हिंद साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज देखते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला एक ही संपूर्ण वीडियो में आपका पूरी वर्णमाला पढ़ाया जाएगा। आइए देखते हैं कि पहले वर्ण क्या होता है। पहले तो हम जाने वर्ण वर्ण क्या होता है। अर्थात वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई दो प्रकार की होगी। यहाँ से दो दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है भाषा की सबसे छोटी अगर पूछ दिया बाबू कि मौखिक इकाई क्या है, तो मौखिक इकाई क्या होती है, तो ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि। आप बोल के देखिए, चाचा कहिए, कवि कहिए, लेखक कहिए, ज्ञान संगम कहिए, सबसे पहले क्या आएगा, ध्वनि आएगा। अगर पूछ देगा लिखित इकाई क्या है, लिखित इकाई क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, वर्ण। ध्वनि के लिखित रूप को भी हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा, ध्वनि के लिखित रूप को हम किस नाम से जानते हैं, लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वर्ण कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला एक ही होती है। इसमें वर्ण कितने होते हैं, तो वर्ण 52 होते हैं। क्योंकि माला फूलों की तो एक ही है, फूलों की माला एक ही है, जो आ से लेकर हमें कहाँ तक, छत्र ज्ञ तक लिखा गया है। इस तरह कहा जाए कि हिंदी वर्णमाला कितनी, तो एक। हिंदी में वर्ण कितने, तो 52 वर्ण होते हैं। आगे हम देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आइए देखते हैं दूसरा कि हम वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण की बात करेंगे तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, स्वर, और दूसरा क्या होता है बाबू, व्यंजन होता है। व्यंजन, स्वर हम किसे कहेंगे, बात करेंगे स्वर जो स्वतंत्र रूप से, किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से लिखे जाए उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम स्वर के नाम से जानते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी स्वतंत्र होते हैं, ये किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। जैसे देखिए, क्या हम अ को इस तरह लिख सकते हैं, क्या अ और इस तरह लिख सकते हैं, तो ये हमारा तरीका क्या है, गलत है। यह किसी पर आश्रित नहीं है, यह स्वतंत्र होते हैं। स्वर कितने होते हैं, तो अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि री, ए, ओ, और को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। देवनागरी लिपि में इन्हीं स्वरों की चर्चा हुई है। स्वर कितने होते हैं, तो स्वर हमारे कितने होते हैं, तो हमेशा देखिएगा 11 होते हैं। स्वरों की संख्या जब भी पूछा जाए तो आप हमेशा क्या बताएंगे, 11। लेकिन जरा ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कुल स्वरों की संख्या 11 प्लस 2 बराबर हम क्या बताते हैं, 13 बताते हैं। अभी आप कहेंगे ई गुरुजी ये 2 कहाँ से आ गया, तो 2 यहीं से आ गया। अंग और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवाह के नाम से जानते हैं। अयोगवाह का मतलब होता है जो किसी के साथ जुड़कर वहन नहीं करता है, इसे हम अयोगवाह कहते हैं। अगर बात करेंगे, यहाँ पर सवाल ये भी बनाया जा सकता है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो आप हमेशा जवाब दीजिएगा 10 स्वर होते हैं। क्योंकि अ का क्या है, मात्रा होता है, ओ का होता है, ए का मात्रा है, ए का है, ऋषि का है, बड़ा ऊ का है, छोटा ऊ का है, बड़ी ई का मात्रा है, छोटी ई का मात्रा है, आ का भी मात्रा होता है। लेकिन अ का क्या होता है बाबू, मात्रा नहीं होता है। इसलिए मात्रा के आधार पर हमेशा स्वरों की संख्या क्या बताएंगे, 10। अगर सवाल पूछेगा कुल स्वरों की संख्या,
तो जवाब आपका क्या निकल के आएगा 13। स्वरों की संख्या तो क्या बताएंगे 11। बात करेंगे अगले टॉपिक पर। जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हम पूरा टाइम देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर लिखना हो तो स्क्रीनशॉट लेकर आप लिखते रहिए। नहीं समझ में आएगा वीडियो को 2 बार आप देखेंगे, बिल्कुल आएगा समझ में। आइए अगला हम देखेंगे अयोगवाह। अयोगवाह हम किसे कहेंगे? अयोगवाह मतलब अ का मतलब क्या होता है? अधन योग धन वाह से मिलकर बना हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे? अयोगवाह। अ का मतलब क्या होता है बाबू? नहीं, अर्थात योग का मतलब जुड़ना, वाह का मतलब क्या होता है? वहन करे। यानी जो किसी के साथ जुड़कर वहन नहीं कर सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह में कौन कौन से होते हैं? एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब क्या होता है? जो अंग है यह हमारा क्या है? अनुस्वार। और दूसरा क्या है? विसर्ग। विसर्ग का मतलब क्या होता है? अह। अब अनुस्वार के बारे में हम देखेंगे, जिनका उच्चारण किससे होता है? सिर्फ नाक से ध्वनियां निकलती है। जिनके उच्चारण में नाक और मुख दोनों से ध्वनियां निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? विसर्ग के नाम से जानते हैं। इसे ये कौन कौन से? आप नाक दाब कर जरा हमारे साथ बोलने का प्रयत्न करेंगे। आप जो वीडियो देख रहे हैं आप बोलिएगा, जो जो शब्द लिख रहे हैं जिसे हम नाक दाब के बोलिएगा। ये क्या? अंग, जंग, संग, तंग, तंग, पतंग, ये सब जो है ये क्या है? हमारे अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं। विसर्ग में कौन आएगा? जिसे हम लिखे हैं दुख। तो क्या यह दुख सही है? तो आप कहेंगे नहीं गुरुजी ये दुख सही नहीं है। दुख कैसे लिखा जाता है? दुख यानी विसर्ग के ऊपर क्या होता है? शिरोरेखा नहीं होता है। एक क्या है? प्रातः काल। प्रातः काल कैसे लिखा जाएगा? ये सही है? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि प्रातः काल जब भी लिखा जाएगा तो ये विसर्ग रहित है, इस प्रकार लिखा जाएगा प्रातः काल। ठीक, दुख कैसे लिखा जाएगा? इस तरह लिखा जाएगा। यही हमारे कहाँ है? अयोगवाह होते हैं। एक हिंदी में आता है आगत स्वर। आगत स्वर हम किसे कहते हैं? आगत स्वर, या इसी को हम कहते हैं विदेशी स्वर। विदेशी स्वर किसे कहते हैं? आगत स्वर या विदेशी स्वर। जो आ के ऊपर सिर्फ क्या बना दिया जाता है? चंद्र बना दिया जाता है, यही क्या है? आगत स्वर। जैसे इसके में हम देखना चाहेंगे कौन कौन से, तो उदाहरण में लिख लीजिएगा। जैसे हम लिख रहे हैं काफी, काफी, ठीक, लिख रहे हैं टाफी, टाफी, ठीक। अब क्या लिख दें? डॉक्टर। ये जो शब्द आते हैं ये आगत स्वर यानी विदेशी स्वर के अंतर्गत आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए फिर हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। हेडिंग डाल दीजिएगा आप यहीं पर, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। अच्छा, क्लास का स्पीड कैसा है? अगर स्पीड के बारे में किसी को दिक्कत होगा तो आप वीडियो के सेटिंग में जाइएगा, वहां से स्पीड कम कर लीजिएगा। क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपको एक ही वीडियो में पूरी वर्णमाला पढ़ाने का। तो देखिए स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया। एक तो हुआ मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने हैं? 3। ठीक, कौन कौन? पहले का क्या नाम है? पहले का नाम है ह्रस्व स्वर, या इसी को हम क्या कहते हैं? लघु स्वर, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? एक मात्रिक स्वर कह सकते हैं, या ऐसे स्वर जो केवल 1 सेकंड में बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है अ, छोटी ई, उ और री। ये 4 किसके अंतर्गत आते हैं? तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर, या इसी को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, या ऐसे स्वर जो 2 सेकंड में उच्चारण में बोले जाएं उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ठीक, ए, ऐ, ओ, औ के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 6। 6 और 4 दोनों क्या हो गए? ये स्वर 11 हमारे हो गए। फिर आता है प्लूट स्वर, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या? त्रय
त्रैमात्रिक स्वर जो 2 सेकंड से अधिक में बोले जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं? त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे आप सुने होंगे लोग बहुत आराम से बोलते हैं, मंदिरों के बगल से आप गुजरते हैं तो लोग बोलते हैं ओम, या आप किसी खेत में काम कर रहे हैं तो आपके बगल से जाते हैं, आपका मित्र कहता है कि रमवा रे, महेशवा रे, जो महेशवा शब्द निकल रहा है, महेशवा रे, तो जो ये शब्द निकल रहा है इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्लूट स्वर कहते हैं। यहाँ से आप मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन कर सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने? 3 प्रकार के। अब बात करेंगे, एक तो हो गया जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। एक का नाम क्या है? एक का नाम है सजाति और दूसरे का क्या नाम है बाबू? विजातीय स्वर। दूसरे को हम क्या कहते हैं? विजातीय स्वर। अच्छा, सजाती और विजाती नहीं समझ में आ रहा है, एकदम भोजपुरी भाषा में आपको हम समझा रहे हैं। अरे लोग कहते हैं भाई एक ही जात के बड़ी मिलजुल रहा है, ठीक, और दूसरे जात का रहता तो नहीं कहता है गौवा में, अरे विजात ही है, कुजात है, कुजात नाम सुने हैं ना, वह है विजातीय स्वर। सजाती स्वर किसे कहेंगे? कि देखिए अ के साथ अगर अ मिला देंगे तो बाबू क्या बनेगा? आ बनेगा। यह सजाती है, देखिए ना एक ही जात के नहीं है। और छोटी ई के साथ छोटी ई लगा दे तो बनेगा क्या? बड़ी। छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ लगा दे, क्या बनेगा? बड़ा ऊ। सजाती स्वरों को हिंदी में बात किया जाए, देखिए री और री ये बना के बड़ा री का निर्माण करते हैं, लेकिन हमारे ये हिंदी में इसका प्रयोग नहीं मिलता है। हिंदी में सजाती स्वरों की संख्या पूछेगा हमेशा क्या उत्तर देंगे? 3 ही दीजिएगा, क्योंकि यही तीनों हमारे सजाती स्वर हैं। देख लीजिए, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ठीक। विजातीय स्वर किससे कहते हैं? जैसे अ के साथ अगर छोटी ई लगा दे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अगर अ के साथ ए लगा दे तो क्या बनेगा? ए बनेगा, ठीक। अ के साथ अगर छोटा ऊ लगा दे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। अ के साथ अगर बड़ा ऊ लगा दे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। अगर हम देखें इस प्रकार तो हमारे पास विजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। देखिए ना, अलग अलग जाति से ये मिलकर निर्माण हुए हैं, ठीक। इन्हें हम क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए कि ताकि आगे बढ़ा जाए। अगला है कि जाति के आधार हो गया, मात्रा का आधार हो गया, तो फिर अगला टॉपिक हेडिंग बनाइएगा, ओष्ठ के आधार पर स्वरों का विभाजन। ओष्ठ के आधार पर स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है? ओष्ठ के आधार पर स्वरों का विभाजन, ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार से होते हैं बाबू? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार, अच्छा, वृत्ताकार होता है, लिख लीजिएगा वृत्ताकार। अगर यहाँ लिखने में अगर आपको दिक्कत होगी तो बिल्कुल हम बना दे रहे हैं। ये कौन होते हैं? वृत्ताकार स्वर, यानी इसी को हम कहते हैं ऐसे स्वर जिनको बोलने पर ओष्ठ की आकृति क्या हो जाए? गोलाकार हो जाए, उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये देखिए ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ ओठ पे लगा के जरा दीवार से इसे चिपक के बोलिएगा, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। वृत्ताकार स्वरों की अगर बात किया जाए संख्या की तो इसकी संख्या कितना होती है? 4। अवृत्ताकार स्वर किसे कहेंगे? जिसकी आकृति क्या हो? गोलाकार ना हो, अर्थात अगोलाकार हो, उसे हम क्या कहेंगे? अवृत्ताकार स्वर। जैसे क्या? अ आ जाएगा, आ जाएगा, छोटी ई आएगा, फिर बड़ी ई आएगा, ठीक। उसके बाद ऊ इसमें आएंगे, फिर आएगा ए और ए। इनकी संख्या अगर पूछा जाए कितनी होती है तो इसकी संख्या देखिए ना, 2, 2 4 और 2 6,
इनकी संख्या कितनी होती है? अवृत्ताकार स्वरों की 6, अवृत्ताकार स्वरों की संख्या पूछेगा तो 4 आप उत्तर दीजिएगा। फिर हम बात करेंगे जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन। लिख लीजिएगा, जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है? तो यह 3 प्रकार से किया गया है। जो आपका ये जीभ है ना, इसी के हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे? अग्र। बीच वाले को क्या बोलेंगे? मध्य। और पिछले वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? पश्च स्वर। जीभ के आधार पर होते हैं अग्र स्वर, ठीक, मध्य स्वर, मध्य स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, फिर क्या होता है? पश्च स्वर। अग्र स्वर किसे कहेंगे? मध्य स्वर किसे कहेंगे? अग्र स्वर जो जीभ के अगले हिस्से से बोला जाए, ठीक, जो जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाए उसे पश्च स्वर, ठीक, जो जीभ के मध्य के हिस्से से बोला जाए उन्हें मध्य स्वर। देखिए परिभाषा तो एक ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश सिपाही आपसे परिभाषा नहीं पूछने वाला है, आपसे सवाल पूछेगा, ठीक। अगर सवाल पूछ रहा है तो अग्र स्वर किसे कहेंगे? तो अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं, देखिएगा, आइए पहले यहां शुरुआत करते हैं। 1 2 3, पश्च कितने नंबर पर आ रहा है? 3। जिनके आगे क्या बन जाए? 3 3 बन जाएगा, उन्हें क्या हम कहेंगे? पश्च स्वर। जैसे देखिए ना, आ में 3 बना हुआ है ना, ठीक, आ, उ, बड़ा उ, ठीक, ए, अच्छा ई भी आते हैं, ई किसके अंतर्गत आते हैं? अग्र स्वर के अंतर्गत आएंगे, ठीक। उसके बाद ओ और ओ किस में? इसके भी आगे 3 बन रहा है, ओ और ओ के, तो ये कहाँ आएंगे? हमारे पश्च स्वर के अंतर्गत आएंगे। अग्र स्वर में ई आएगा, ठीक। उसके बाद क्या आएंगे? ए और ए। आप कहेंगे गुरुजी अ कहाँ गया? तो अ को मध्य के अंतर्गत बाबू रखते हैं। अ कैसा स्वर है? तो अ के बारे में जरा एक पॉइंट लिखिएगा, इन सबसे सवाल पूछा गया है आपके उत्तर प्रदेश सिपाही में तो नहीं, लेकिन वीडियो में पूछा गया है। अ को बीजाक्षर स्वर कहते हैं, यह सभी में होता है इसीलिए बीजाक्षर स्वर। अ को अमात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक, बीजाक्षर स्वर कहते हैं, अमात्रिक स्वर कहते हैं। इसको हम मध्य स्वर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं इसको लघु स्वर कहा जाता है, लघु स्वर। साथ ही साथ इसका एक और नाम है, क्या? शहीद स्वर कहते हैं, ठीक। साथ ही साथ इसको जड़ स्वर कहते हैं, जड़ स्वर। साथ ही साथ इनको इतने नामों से जानते हैं, अ को सिर्फ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूछता है कि निम्न में कौन हमारा क्या है? अग्र स्वर है, ठीक। निम्न में कौन हमारा पश्च स्वर है, ठीक। कौन हमारा मध्य स्वर है? ये सारे सवाल आपको उत्तर प्रदेश सिपाही में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ये रामबाण क्लास साबित होगी आपके लिए। इस वीडियो को आप इतना देखिए कि आपका वर्णमाला चैप्टर से कोई सवाल बचे ना। आइए देखते हैं, आपका ये रहा स्वर। अब देख लेते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। हेडिंग डालिएगा, स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान हम कैसे निर्धारण करते हैं? तो देखिएगा, स्वर कितने हैं? अ और आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक, ए, ओ और औ, यही हमारे क्या है? हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है इन्हीं का री भी होता है। चलिए यहाँ री भी लिख देते हैं, री का भी उच्चारण स्थान हम बता देंगे। तो अ आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? जो हम लोग का ये मुख बना हुआ है, ये मान लीजिए यहीं पर जो गले की घंटी होती है इसको कंठ कहते हैं। ये होता है जीभ के ऊपरी वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं? कंठ तालु। इसको क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं, ठीक। इसको कंठ तालु। यहाँ पर जो हमारा होता है उससे क्या बोलेंगे? दंत बोलेंगे। और दांतों को जो रक्षा करेगा इसको हम क्या बोलते हैं? ओष्ठ के नाम से जानते हैं। आइए हम देखते हैं अ आ का उच्चारण स्थान क्या है। अ और आ कहाँ से बोले जाते हैं? हमारे कंठ से बोले जाते हैं। छोटी ई और बड़ी ई कहाँ से बोली जाती है? तो ये हमारे तालु से बोले जाते हैं। इन दोनों का उच्चारण स्थान बाबू क्या है? इन दोनों का कंठ है। आप कॉपी में लिखते चलिएगा, ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ और बड़ा ऊ। जरा आप उमा बोलिए, ऊख बोलिए, ओठ को हिल रहा है ना, तो इनसे इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ।
री का उच्चारण स्थान क्या है? री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब बेहतरीन सवालों का नजारा यहां से आप देखेंगे। एक ऐसा स्वर है, ए बना किससे है? अ और छोटी ई से ना। अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बाबू? कंठ। और छोटी ई का तालु। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्थात हम कह सकते हैं ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। कंठ तालु से ये दोनों बोले जाते हैं। अच्छा, ओ किससे निर्माण हुआ है? अ के साथ छोटा उ लगाएंगे, क्या बनेगा? ओ। अ का उच्चारण स्थान बाबू क्या? कंठ। और उ का क्या? ओष्ठ। उ का क्या हो जाएगा? ओष्ठ। इन दोनों को मिलाएंगे अर्थात ए, ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ के नाम से हम जानते हैं। ये सवाल आपको जो यहाँ से यहाँ तक हम बनाने जा रहे हैं, ये सबसे बेहतरीन सवाल है। और यहाँ से सवाल आपको एग्जाम में भर भर के पूछे गए हैं। निम्न में कौन कंठ तालु है? निम्न में कौन कंठोष्ठ है? निम्न में कौन ई का उच्चारण स्थान क्या है? और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कभी दे देता है कंठ से कौन सी ध्वनियां निकलती है? छोटी ई, बड़ी ई, अ और री। इस तरह आपसे सवाल बना के पूछे गए हैं। आइए आगे हम चलते हैं व्यंजन के बारे में। अगला देखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। आइए, व्यंजन हम किसे कहते हैं? तो व्यंजन हम किसे कहते हैं? जो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन का मतलब जो भोजन होता है ना, वही वाला व्यंजन नहीं समझ लीजिएगा कि आज आज पनीर बनेगा, पूड़ी बनेगा, कचौड़ी, ये वाला व्यंजन नहीं है। यह हमारा हिंदी वर्णमाला के व्यंजन पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि व्यंजन का मतलब मंगा लीजिए, पहले व्यंजन खा लिया जाए, इत्मीनान भर हल्का हल्का भोजन किया जाए, हल्का सा चावल। चलिए, स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ठीक। और तीसरा क्या है? उष्म व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो बाबू व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके सामने लिख दिया गया। व्यंजन 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। अंतस्थ की संख्या कितनी होती है? 4। और उष्म की संख्या कितनी होती है? 4। 25, 4, 29 और 4 व्यंजनों की संख्या 33। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन आते हैं? एक तो आता है जो हमारे गले के कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंठ ध्वनिया के नाम से जानते हैं। क वर्ग के अंतर्गत 5 बढ़ाएंगे, क, ख, ग, घ, अंग। फिर आता है च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत आएंगे च, छ, ज, झ, इया। फिर आता है ट वर्ग। ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ध, अड़। फिर आता है त वर्ग। त वर्ग के अंतर्गत क्या आएंगे? त, थ, द, ध और न। फिर क्या आते हैं? प वर्ग आता है। प वर्ग में कितनी ध्वनियां होती हैं? प, फ, ब, भ और म। अगर हम इनका बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? क से लेकर म तक के बड़ों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो देखिए ना, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25। इनका उच्चारण स्थान भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका उच्चारण स्थान जानते हैं क्या है? एक ट्रिक याद करिएगा कि आप नहीं कहते हैं केटीएम दिला दो, मतलब के से कंठ, टी से ताल, यम से मूर्धा, केटीएम 2, डी से दंत, ओ से ओष्ठ, यानी केटीएम दो, पापा हमें केटीएम दो, यही हमारा उच्चारण स्थान है। कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियां क, ख, ग, घ, अंग। तालु से च, छ, ज, झ, इया। मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ, अड़। दंत से त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। ये कहां से? ओष्ठ। जैसे आप पापा कुछ बोलते हैं तो ओष्ठ नहीं हिल रहा है, यही तो ध्वनिया है बाबू। और क्या है ध्वनिया? बाबा बोलेंगे ओष्ठ स्पर्श होगा। आप लिख रहे हैं दूध, देखिए ना, दांत के पास हमारा तुरंत जीभ जाके ऐसे छलांग मारे, यही क्या है? दंत बण है। ठीक। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। य के बाद होता है, य के बाद आप लिख लीजिएगा य, व, र और ल।
इसको हम य और व को हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर के नाम से हम जानते हैं। र का उच्चारण स्थान, ल का क्या कहते हैं, प्रकंपित, प्रकंपित वर्ण, और ल को लुंठित वर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक, र को लुंठित या प्रकंपित वर्ण के नाम से जानते हैं। आगे हम देखते हैं कि ल को किससे जानते हैं, हम ल को पार्श्विक वर्ण के नाम से जानते हैं। ल को पार्श्विक वर्ण के नाम से जानते हैं। फिर बात करेंगे ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, यह स, यह स और यह स और ह। इनको भी बड़ी आइडिया से पूछा जाता है बाबू। यहां से आइए, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, स स स और ह। स को हम किससे बोलते हैं, कंठ यानी तालु से। इसको किससे, मूर्धा से। इसको क्या कहते हैं, दंत स है। पेट फरवा स नहीं बोलिएगा, बिल्कुल मूर्धन स बोलिएगा। हमारे साथ वही पढ़िएगा कि जो आता है गांव वाला वो भाषा नहीं कि पेट फरवा स, बड़का स, छोटका स, ये कुल नहीं चलेगा। ऐसे कि आयोग ही नहीं पूछेगा पेट फरवा स किसे कहते हैं, आयोग पूछता है मूर्धा स किसे कहते हैं। ठीक, ताल स किसे कहते हैं, दंत स किसे कहते हैं। ह को हम कंठ से बोले जाते हैं। इसका एक और भी नाम मिलेगा, का कल्य वर्ण। देखो ये बताते नहीं है जल्दी हम, यह सब टॉपिक है, बड़ी मजेदार टॉपिक है। यहाँ से आपको एक सवाल मिलेगा, का कल्य वर्ण, पूछना ना किसी से किसे कहते हैं, कहेगा ये कहाँ पढ़ के आए हो जी। आइए सवाल आया है, क्या किया जाए। देखो यही चारों क्या है, ऊष्म व्यंजन। अगर पूछेगा व्यंजनों की संख्या तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो। आप पूछ दिया कहीं भूल भटक से, यह क्या होता है, एक द्विगुण व्यंजन कहते हैं, या इसी को ताड़न जात व्यंजन कहते हैं, या इसी को उत्क्षिप्त के नाम से, उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक का नाम है ड के नीचे नुक्ता और ढ के नीचे नुक्ता। इन दोनों को हम ताड़न जात के नाम से जानते हैं। सवाल पूछा व्यंजन कितने हैं, तो बस 3 बताना, यानी 3 प्रकार के होते हैं, 33 व्यंजन। अब पूछ दिया कुल व्यंजन कितना, तो इन दोनों को जोड़ देना। इन दोनों को बाबू जब जोड़ दोगे तो कुल व्यंजन अगर पूछा जाए कि कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 प्लस 2 बराबर 35 आप उत्तर दे के आइएगा। एकदम एथेंटिक उत्तर है, इसमें कहीं मिस्टेक नहीं होगा। ये हमारे हैं व्यंजन। आगे हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। जरा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देते रहे पूरा मौका देंगे, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगला है संयुक्त। संयुक्त व्यंजन हम किसे कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब, संयुक्त का मतलब ही होता है कोई पदार्थ मिल के बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आएगा, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आएगा, आइए देखते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, यानी मिलकर बने हुए। ये कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ का उच्चारण स्थान यानी किससे मिलकर बना है, क और स के बाद। क के साथ अगर र मिलाते हैं क्या बनता है, त्र। ज के साथ ज मिलाते हैं तो क्या बनता है, ज के साथ य मिलाते हैं, ज्ञ बनता है। इस
कंठ।